पेंडुलम क्लॉक होती है। उसमें क्या होता है, एक कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो हैंग करता है फ्रॉम ए सपोर्ट, पेंडुलम बोलते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। अब इसका जो वर्किंग है ना, इसकी ऑसिलेशंस पे बेस्ड होता है। ऑसिलेशंस मतलब कितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। किसी भी पेंडुलम क्लॉक में अगर हम एक सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं तो बेटा उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। हमने ये डायमेंशंस में भी पढ़ा हुआ है वैसे फॉर्मूला। द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट एल बाय जी। इसमें एल क्या है? ये वाली लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ। बेटा जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये लेंथ चेंज हो जाएगी, और जब ये लेंथ चेंज हो जाएगी तो ये टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। देन द पेंडुलम क्लॉक विल रीड इनकरेक्ट टाइम। मतलब ये पेंडुलम जो रीड कर, पेंडुलम क्लॉक जो टाइम बता रही है वो टाइम गलत बताएगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें कोई ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए इस स्ट्रिंग को बनाने के लिए जिसका अल्फा बहुत कम हो, क्योंकि जितना अल्फा कम होगा वेरिएशन उतना कम होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड, उसका जो जो टाइम वो रीड करेगी वो टू ग्रेटर एक्सटेंट वो एक्यूरेट ही होगा। सपोज करते हैं कि इस पेंडुलम क्लॉक की जो ये मटेरियल है इसकी लेंथ है एल। एड टेम्परेचर, मैं यहां टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा अब, क्योंकि टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी नहीं कर सकते। तो ये है टाइम पीरियड टी, जिसमें एल क्या है? एल इज द लेंथ। लेकिन एट सम हायर टेम्परेचर, at some higher temperature, मान लो that higher temperature is theta, let the length becomes L dash। तो फिर उस हायर टेम्परेचर पे इसका टाइम पीरियड कितना होगा? T dash will be equal to 2 pi L dash by G। तो क्या हम इन दोनों टाइम पीरियड को रिलेट कर सकते हैं? देखो कैसे रिलेट करेंगे। कल हमने ये पढ़ा कि एक वायर का इनिशियली लेंथ L है, बाद में मान लो L डैश हो गया। इस L डैश को क्या बोल रहे थे हम? L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है, इसीलिए तो हमने ये बोला इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L होता है अल्फा L डेल्टा T। अब यहाँ T से हम टाइम नोट कर रहे हैं, इसलिए थीटा रिप्रेजेंट करें, थीटा यूज कर लेंगे फॉर टेम्परेचर, डेल्टा थीटा बोल दिया। यहाँ एंगल लेना है, यहाँ एंगल की बात ही नहीं है। अब क्या करें, अल्फाबेट्स तो बड़े थोड़े से हैं और फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा किसी ने। अब टी से तो नहीं कर सकते, थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, हेयर एल डैश इज द लेंथ लिख दिया मैंने ऊपर, हेयर एल डैश इज द लेंथ एट सम हायर टेम्परेचर थीटा। तो ये एल डैश कितना होगा समझना, दिस एल डैश विल बी इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, या डेल्टा एल कितना हुआ? एल माइनस एल डैश माइनस एल। तो जब मैं इस एल डैश की जगह एल प्लस डेल्टा एल लिखूंगा इधर, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं बोलो? डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? अल्फा एल डेल्टा थीटा।
here what is delta theta? L dash minus L, sorry, theta minus theta 0. Delta theta क्या है? Theta minus theta 0 is the change in temperature. तो L dash आपके पास रहेगा L into 1 plus alpha delta theta. L dash equals to L into 1 plus alpha into delta theta. तो जब आप L dash की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे T dash में, तो आपके पास T dash क्या बनेगा? therefore T dash equal to 2 pi. L dash की जगह क्या लिख लूं? ये L into 1 plus alpha delta theta divided by G. नोट करो इसको, तो आपके पास T dash आ जाएगा रूट L by G अलग करके ऐसे लिख दो। रूट ही है ये भी, ठीक है, होल रूट कर लो चाहे, बट इसको सेपरेट क्यों किया? बिकॉज ये आपके पास T है। आपने बेटा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, अगर x 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स रेज पर n को आपने लिखना है 1 प्लस nx ओनली, याद है नहीं? तो यहां देखिए अल्फा इज अ वेरी स्मॉल टर्म, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स रेज पर n है ना, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। So T dash is equal to T into 1 plus alpha delta theta. अगर T dash divided by T निकालना है, वो आता है 1 plus 1/2 alpha delta theta. अगर आपको पता करना है कि टाइम पीरियड में चेंज कितना आया, अगर पता करना है चेंज इन टाइम पीरियड, T dash minus T, change in time period is equal to T dash minus T, और ये T dash minus T कितना बनेगा? देखो T dash तो आपके पास है T into 1 plus 1/2 alpha delta theta minus T. It means T dash minus T is equal to T into 1 plus 1/2 alpha T delta theta minus T. T और T cancel, so T dash minus T कितना हुआ? बोलो, 1/2 alpha T delta theta। इसको बोलेंगे चेंज इन टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, आपको ये काम आएगा, चेंज इन टाइम पीरियड। और अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज पता करना है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, तो ऐसे लिखना T dash minus T divided by T, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और वो बनेगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये इस चीज पे, ये जो फ्रैक्शनल चेंज है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती
कि पहले टाइम पीरियड था कितना या पहले लेंथ कितनी थी। किस पे डिपेंड करता है? अल्फा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डेल्टा थीटा क्या है? जितना टेम्परेचर में हम चेंज ला रहे हैं। ठीक, अब देखना, अगर किसी मटेरियल का अल्फा ज्यादा है तो ये चेंज ज्यादा होगी। जब चेंज ज्यादा होगी तो वो पेंडुलम क्लॉक किस काम की? जो समर्स में कुछ और टाइम दे और विंटर में कुछ और टाइम दे, जिसमें ज्यादा चेंज हो। इसलिए पेंडुलम क्लॉक में वो जो वायर है, वो जो थ्रेड है, वो ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जिसका अल्फा बहुत कम हो, बिकॉज जितना अल्फा कम होगा विल बी हैविंग मोर एक्यूरेट टाइम। और एक एलॉय है जिसको बोलते हैं इनवर। आयरन निकल एलॉय है ये। इसकी बनती है हमारी पेंडुलम क्लॉक की वायर। द वायर इन ए पेंडुलम क्लॉक is made up of invar because of small value of alpha। उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम होता है। एंड इसलिए देखो, है तो ये आयरन और निकल का एलॉय। व्हाई दिस इज कॉल्ड इनवर? बेसिकली दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ वर्ड इनवेरिएबल, इसका मतलब है ऑलमोस्ट सेम, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं बोलते क्योंकि थोड़ा सा चेंज तो होता ही है। इट इज कॉल्ड एज इनवर, और इनवर वर्ड इनवेरिएबल से निकला है। तो ये जो निकल और आयरन का एलॉय है, इसकी वायर बनाते हैं पेंडुलम क्लॉक में, और पेंडुलम हैंग करता है ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर। जब टेम्परेचर में थोड़ा सा ही चेंज होगा, कितना होगा, 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस, तो उससे उसकी लेंथ में कोई ज्यादा चेंज नहीं होती, उसके लिए अल्फा बहुत कम है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से कि वो ऑलमोस्ट सेम टाइम रीड करेगी ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। एक क्वेश्चन लिखें बेटा। क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स। कोफिशिएंट ऑफ linear expansion of brass and steel rods are, एक ब्रास की रॉड है, एक स्टील की रॉड है, आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, respectively. Lengths of brass and steel rods are L1 and L2. इनकी लेंथ है, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ है L2। If L2 minus L1 is maintained, maintained मतलब सेम रहता है, is maintained same at all temperatures, is maintained same at all temperatures, then which of the following is true? Which of the following relations hold good? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? अल्फा 1 L2 इक्वल्स टू अल्फा 2 L1 A, अल्फा 1 L स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 L1 स्क्वायर, ये L2 स्क्वायर है, B है। सी ऑप्शन है अल्फा 1 स्क्वायर L2 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर L1,
and the option D is alpha 1 L1 equals to alpha 2 L2. अब ये डेल्टा L क्या होता है? L1 alpha 1 delta T equals to L2 alpha 2 delta T, क्योंकि टेम्परेचर में सेम चेंज लाया तो alpha 1 into L1 is equal to alpha 2 into L2. इजी था ये तो. Then we have one more question. मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, ये ग्रुप में डाला हुआ है. किया किसी ने करके भेजा नहीं, पहले करते थे लोग, आजकल बड़े हो गए हैं शायद. क्वेश्चन क्या है, मैं लिखवाऊंगा नहीं अभी क्वेश्चन. Two rods, one of aluminium and the other of steel, having lengths L1 and L2. दो rods हैं, एक रॉड की लेंथ L1 है और दूसरी रॉड की लेंथ है L2. एक एल्यूमिनियम की रॉड है और एक स्टील की रॉड है. Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having lengths L1 L2, are connected together to form a single rod. They are connected together to form a single rod. तो इस सिंगल रॉड की लेंथ कितनी हुई? ठीक है, ये भी गिवन है. ये सिंगल रॉड की लेंथ हो गई L1 में. क्वेश्चन शेयर कर दूंगा अगर जिसके पास नहीं है तो. ठीक है, वी हैव टू रॉड्स हैविंग लेंथ्स L1 L2. They are combined to form one single rod जिसकी लेंथ है L1 plus L2. The coefficients of linear expansion for aluminium and steel, इसका जो कोफिशिएंट है वो है अल्फा A, और बेटा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो है अल्फा S. If the length of each rod increases by same amount when their temperatures are raised by T degree Celsius. क्या दिया दोनों में? डेल्टा L सेम है. कब? जब दोनों के टेम्परेचर को T से बढ़ाएं. सेम अमाउंट से दोनों के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो दोनों में जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है वो सेम होता है. देन फाइंड द रेशो L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2. L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 कितना होगा? देखो दोनों में डेल्टा L सेम है, ये गिवन है ना. The coefficients of linear expansion for aluminium and steel are alpha A and alpha S. If the length of each rod increases by same amount, that means we can say delta LA is equal to delta LS. Now this delta L basically formula क्या है? It is equal to alpha L delta T. डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर. तो ये डेल्टा T दोनों के लिए T है. टेम्परेचर में कितना चेंज लाया? T डिग्री सेल्सियस. सो इट इज अल्फा 1 ना अल्फा A. अगर एल्यूमिनियम के लिए लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम की लेंथ है L1 और टेम्परेचर में कितना चेंज लाया? T डिग्री सेल्सियस. इट इज इक्वल टू अल्फा S. स्टील के लिए, स्टील की लेंथ दी है L2 और उसके टेम्परेचर को भी T से चेंज किया है. T और T कैंसिल हो जाएगा. सो अल्फा A इंटू L1 विल बी इक्वल टू अल्फा S इंटू L2. अब आपको फाइंड करना है L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, ये फाइंड करना है. ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमें ये तो मिला, बट ये कैसे फाइंड करें? शिफ्ट करो बेटा, ऐसे लिख के L अल्फा A डिवाइडेड बाय अल्फा S क्या बनेगा? क्या ये बनेगा? L2 डिवाइडेड बाय L1, है ना. अब इसको ये कैसे, इसमें से ये कैसे बनाना? देखो, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड करूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर
अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा एस प्लस 1 is equal to L2 divided by L1 plus 1. It means alpha A plus alpha S divided by alpha S equal to L2 plus L1 divided by L1. तो ये चाहिए हमें, मिल गया, उल्टा सीधा कर दो. This means L1 divided by L1 plus L2 is equal to alpha S divided by alpha A plus alpha S. ठीक है, मैं क्वेश्चन शेयर कर देता हूं, आप ये सॉल्यूशन कर लो. बताओ. स्माइल पुत्र में ऐसी करनी ना, तू नहीं स्माइल करेगा फिर. नेक्स्ट बात करेंगे बेटा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. किसी लिक्विड में क्या लेंथ बढ़ सकती है एक्सपैंड करने से? लिक्विड में लेंथ होती नहीं है, वॉल्यूम. लिक्विड्स में ना तो लीनियर एक्सपेंशन होता है और ना ही एरियल एक्सपेंशन होता है. लिक्विड्स में एक ही तरह का एक्सपेंशन होता है और वो कौन सा है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन बोल सकते हैं. लेकिन कभी भी किसी लिक्विड का एक्सपेंशन बिना सॉलिड के एक्सपेंशन हुए नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी लिक्विड को एक्सपैंड करना है उसे किसी ना किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा. यू कैन नॉट डायरेक्टली हीट अ लिक्विड, हीट सप्लाई करने, बिकॉज दीज लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. तो जिस पर्टिकुलर कंटेनर में डालोगे उसका शेप, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट उनका शेप नहीं है. यू कैन नॉट पुट अप्लाई डायरेक्टली टू द उसको लिक्विड को हीट अप्लाई नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू, विल शिफ्ट द लिक्विड इन सम कंटेनर. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज हमारे पास कोई फ्लास्क है, ठीक है, एंड वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, एंड इस फ्लास्क में we have some liquid filled up to certain level. Let the liquid is filled up to level A. ध्यान से समझना, यहां तक लिक्विड फिल्ड है. हम इस लिक्विड की एक्सपेंशन को स्टडी करने वाले हैं, बट लिक्विड का एक्सपेंशन कभी आइसोलेटेड नहीं होगा, मतलब अकेले कभी नहीं होगा. हमें उस लिक्विड को कंटेनर में डालना पड़ेगा. ये स्टैंड पे रखा और फिर यहां से हमने उसको हीट सप्लाई करी. अब लिक्विड को हीट तो बाद में मिलेगी, सबसे पहले तो इस कंटेनर को हीट मिली. सो पहले तो कंटेनर का एक्सपेंशन होगा, बिकॉज कंटेनर को हीट पहले मिली. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, कंटेनर मतलब सॉलिड. तो क्या होगा, इमेजिन करो लिक्विड यहां तक है बट कंटेनर को हीट मिली, तो क्या हुआ, कंटेनर बड़ा हो गया. तो कंटेनर बड़ा होगा तो इट विल अपीयर कि लिक्विड का लेवल नीचे आ गया. यहां तक था लिक्विड पहले, ठीक है, अभी कंटेनर इधर चला गया, लिक्विड तो इधर ही है क्योंकि अभी तो लिक्विड का हीट नहीं मिला. सो इनिशियली व्हाट हैपेंस, द लिक्विड लेवल अपीयर्स टू गो डाउन. एक्चुअली वही है बट एक्चुअली कंटेनर ही वहां चला गया. रियलिटी में क्या हुआ, कंटेनर का एक्सपेंशन हुआ. फिर थोड़ी देर बाद जब इस लिक्विड को भी हीट मिली, कंटेनर हीट अप हो गया, अब लिक्विड को हीट मिलना शुरू हो गई. लिक्विड की एक्सपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब लिक्विड एक्सपैंड्स मोर. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो यहां से लिक्विड था
पहले क्या हुआ देखो, ए तक था हमारे पास, पहले ये कंटेनर एक्सपैंड होके बी तक आ गया, सपोज करो कंटेनर बड़ा हुआ, जब उसको हिट मिली गोज अप टू बी, तो लेवल कम्स डाउन। ठीक है, जो लेवल पहले यहां था, अभी ऐसा लगे कंटेनर ऊपर चला गया तो ऐसा लगेगा नीचे आया। उसके बाद जब लिक्विड को हीट मिलेगी तो लिक्विड की एक्सपेंडेबिलिटी तो ज्यादा होती है, so liquid will expand more, and suppose it expands up to this level and goes up to C. So in reality इस लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ कितना, इस लिक्विड का एक्सपेंशन देखो, ए से सी हुआ या बी से सी हुआ, ए से सी हुआ। और ऐसा अपीयर होगा क्योंकि हमें तो दिखता नहीं, हमें दिखेगा नहीं ना कि कंटेनर बड़ा हो गया, हम तो रोज करते हैं ये चीज, किसी किचन में किसी कंटेनर में पानी डालते हैं एंड वी सी कि पानी तो उबल गया, बट क्या हम ये देखते हैं कि वो पतीला भी बड़ा हो गया हमारा? नहीं, क्योंकि उसकी एक्सपेंडेबिलिटी बहुत कम है। तो ये चीज हमें अपीयर नहीं होगी, हमें तो ऐसा लगेगा कि ये बी से सी चला गया। ये जो बी से सी है इसे बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। कभी भी एक्सपेंशन जो लिक्विड्स का है वो बिना सॉलिड के नहीं हो सकता। इस फिगर के अकॉर्डिंगली जो ए सी है दैट इज रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। AC is real expansion of liquid. AB क्या है बोलो? Expansion of the solid, expansion of the container बोल दो। और बेटा ये BC क्या है? It is called apparent expansion of liquid. डायग्राम बना लेना, apparent expansion of the liquid, and from this figure you can see that AC is equal to AB plus BC. Therefore, AC, it is the real expansion of liquid equal to AB. What is AB? That is expansion of solid plus BC. This is expansion of apparent expansion. ये लिख लेना आप, apparent expansion of the solid, apparent expansion of the liquid. और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा तो डिफाइन नहीं करते, क्या डिफाइन करेंगे यहाँ? सिर्फ गामा को डिफाइन करते हैं यहाँ। ए बी इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। रियल एक्सपेंशन देखो, जब ये सॉलिड एक्सपैंड होके बी तक चला गया, लिक्विड तो ए से सी गया, सो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज फ्रॉम ए टू सी। ए टू बी तो सॉलिड का एक्सपेंशन है, और बी टू सी एपरेंट एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि ये बड़ा कम होगा। This AB will be very small. This AB is actually the expansion of the solid. So expansion of the solid plus apparent expansion of the liquid is, their sum is the real expansion of liquid. Since we are not having alpha beta here, तो हमारे पास क्या है? सिर्फ गामा, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हम कल पढ़ रहे थे। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन is equal to coefficient of solid plus coefficient of apparent expansion. वॉल्यूम कोफिशिएंट ही बोलेंगे यहाँ, एंड दैट इज वाई अगर गामा बताना है अपने की एपरेंट एक्सपेंशन कितना हुआ, तो रियल एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड्स में इतना ही है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम सॉलिड एक्सपेंशन में, करूं इसको अब?
क्वेश्चन पे करते हैं मेन फोकस। बस इसमें एक चीज याद रखनी है आपने कि लिक्विड का डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा बिना सॉलिड का एक्सपेंशन हुए, और दूसरा कि लिक्विड्स के केस में अल्फा और बीटा नहीं होते, इट इज ओनली द वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक क्वेश्चन और शेयर किया, यू कैन सी इन द ग्रुप। देखो क्वेश्चन क्या है, ए रेलवे ट्रैक मेड ऑफ स्टील हैविंग लेंथ 10 मीटर। मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है स्टील का बना हुआ और इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। इज क्लैंप्ड, क्लैंप्ड होता है फिक्स करना, फिक्स किया हुआ है दोनों एंड से ऑन ए रेलवे लाइन एट इट्स टू एंड्स एज शोन इन फिगर। यहां से ऐसे क्लैंपिंग किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है। ऑन ए समर डे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी कितना दिया 20 डिग्री सेल्सियस, उसको 20 केल्विन भी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। ऑन ए समर डे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस इट इज डिफॉर्म्ड एज शोन इन फिगर। ऐसे हो गया, ठीक है। द फिगर इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज डिफॉर्म्ड एज शोन इन फिगर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर इफ, ये बताना है आपने सेंटर से कितना डिस्प्लेस हो गया, ये एक्स फाइंड करो। और यहां आपको दिया हुआ बेटा अल्फा फॉर स्टील 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। एक्स बताना है कितना आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये रॉड की ओरिजिनल लेंथ पहले एल थी, ठीक है। टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, अल्फा गिवन है, तो इसकी शेप हो गई ऐसी, डिफॉर्म हो गई ये। तो आपने ये बताना है कि सेंटर से कितना ये नीचे आया। एक सेकंड के लिए बेटा इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से कि ये ऐसे हो गई लेंथ, जो पहले 10 थी अभी सपोज 10.5 हो गई, या ऐसे करो, हम पहले लेते हैं लेंथ एल थी और अभी हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। बट इसका जो शेप है दैट इज बेंट, ऐसे है। तो यहां से लेके ये पूरा कितना हुआ, एल प्लस डेल्टा एल हुआ। लेकिन ये सेंटर है अगर, तो ये हुआ उसका हाफ, कितना एल प्लस डेल्टा एल बाय 2। ये कितना हुआ एल बाय 2 हुआ। ये पता करना है, डेल्टा एल तो हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। हम क्या करते हैं पहले, अगर आप इतने से पोर्शन को कंसीडर करो, एक्स ही तो फाइंड करना है, हम ऐसे बोल सकते हैं एल बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल बाय 2 होल स्क्वायर। पता चला? सो एक्स स्क्वायर कितना हुआ एल बाय 2 प्लस डेल्टा एल बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एल बाय 2 का होल स्क्वायर। ये उधर शिफ्ट कर दिया, एक्स फाइंड करना था इसलिए। एल गिवन है, लेकिन अगर हम इसको खोल दें, इसको लिखेंगे एल स्क्वायर बाय 4 प्लस डेल्टा एल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 एल बाय 2 डेल्टा एल बाय 2 माइनस एल स्क्वायर बाय 4। तो ये एल स्क्वायर बाय 4 दोनों कैंसिल हो गए, पता चला? यहां से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। डेल्टा एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो क्योंकि एल ये छोटा है अल्फा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बना 1/2 एल डेल्टा एल। यही बना, देख लो। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये पूरा एल है और अगर स्ट्रेच होके ऐसा बना
तो इस शेप को ऐसे दिखाया हुआ है फिगर में, तो आधा इधर है आधा इधर है, मतलब L प्लस डेल्टा L ये पूरा है, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी अनदर हाफ। तो यहां से बेटा x कितना बन गया, स्क्वायर रूट। अब आपको ये पता है डेल्टा L कितना होता है, डेल्टा L होता है L अल्फा डेल्टा T। सो आई कैन राइट इट हेयर एंड बाद में ये वैल्यूज डालेंगे जो गिवन है। वन बाई टू L इंटू L अल्फा डेल्टा T, सो x इज इक्वल टू L स्क्वायर अल्फा डेल्टा T। बेटा L स्क्वायर रूट से बाहर आएगा L, ठीक है, रूट के अंदर क्या आ गया फिर 1/2, L बाहर ले लिया मैंने, 1/2 अल्फा डेल्टा T। अब देखो L कितना दिया था क्वेश्चन में 10 मीटर इंटू रूट ऑफ 1/2 इंटू अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 रेज पर -5, और टेम्परेचर में कितना चेंज आया 20 डिग्री सेल्सियस बोलो या 20 केल्विन बोलो, बात तो एक ही है। सो x आपके पास कितना आ जाता है इससे 10 इंटू आया 12 इंटू 10 रेज पर -5 आया या नहीं, देखो ये 2 है ये 20 है, बना 10, तो 1.2 इंटू 10 हुआ 12, 12 इंटू 10 रेज पर -5। बताओ ये, फिर इसको मैं आगे 10 इंटू कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर बोलो, ऐसे लिख दूं 1.2 इंटू 10 रेज पर -4, एक जीरो इधर शिफ्ट कर दिया है ना। अब ये 10 रेज पर -4 बाहर आएगा एज 10 रेज पर -2, और रूट के अंदर क्या रह गया 12/10, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 12/10 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अच्छा आपने तो दिया है 1.2 है, तो 1.21 अगर होता, समझना ध्यान से, मैथमेटिक्स नहीं है ये फिजिक्स है, 1.21 का रूट अगर आपने पता करना होता तो वो 1.1 आता, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि ये बनता 121/100 का रूट, तो 121 है 11 और ये है 10, तो 1.1 लिख सकते हैं क्या इसको हम बिना कैलकुलेटर के, बोलो 1.21 है ना, 1.2 है तो मैं 1.21 मान लूं इसको, अगर फिर तो लिख सकते हैं ना। तो कितना ही एरर आएगा, ये पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस पे वो भी 1 लगाया, नहीं आएगा। सो इट विल बी 10 इंटू 10 रेज पर -2 इंटू 1.1, 1.2 का रूट कितना हुआ 1.1, आप करके देखना, हो सकता है 1.09 आए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, ये 10 रेज पर -1 है इंटू 1.1 है, 0.11 आंसर है, मीटर में ही आएगा बिकॉज हमने तो ऐसा यूनिट ही यूज किया है, ठीक है। यहां से आपका एक्चुअल स्टार्ट है, इससे पहले वाला तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। देख लो कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। यहाँ नहीं उलझाना कि ये कैसे लिख दिया, वो मैंने समझा दिया है। 1.2 का रूट फाइंड करना नहीं आता था, बट 1.21 का आता है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है। इतना करो, नेक्स्ट क्लास देखते हैं।